साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को लाभ का सिद्धांत के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। लाभ के विभिन्न सिद्धांतों को जानने से पहले हम सबसे पहले लाभ का अर्थ जानेंगे कि लाभ है क्या चीज। तो लाभ साहसी को व्यवसाय में जोखिम उठाने के बदले में मिलने वाला प्रतिफल है, या यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का जो भाग साहसी को राष्ट्रीय आय में उसके योगदान के लिए दिया जाता है उसको लाभ कहते हैं। साहसी को उत्पादन कार्य में हानि होने की भी संभावना होती है। वह वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए पहले साधनों को खरीदता है, फिर जब वह उत्पादित करके उसको बाजार में लाता है तब हो सकता है कि इस बीच में परिस्थितियां बदल जाए, जैसे उसकी मांग, उत्पादित वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाए, उसकी द्वारा उत्पादित वस्तु के प्रति रुचि बदल जाए, फैशन या आदत लोगों की बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में उसको व्यवसाय में हानि होने की संभावना होती है और इसीलिए वह एक प्रकार का जोखिम व्यवसाय में उठाता है और उसी जोखिम के बदले में उसको जो पुरस्कार दिया जाता है वह लाभ कहलाता है। अब इसके बाद हम लाभ की परिभाषा देखेंगे। मार्शल ने लाभ को परिभाषित करते हुए कहा है कि जोखिम तथा अनिश्चितता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार को लाभ कहते हैं। और इसकी गणना हम कैसे करते हैं? तो कुल आय में से उत्पादन लागत को हम घटा देते हैं, तो जो अंतर होता है वही हमारा कुल लाभ होता है। देखिए यहाँ पर कुलागम टीआर या टोटल रेवेन्यू में से हमने कुल लागत या टोटल कास्ट को घटा दिया, तो जो हमें प्राप्त होता है वह कुल लाभ कहलाता है। अब हम देखेंगे लाभ की विशेषताएं क्या हैं। तो लाभ साहसी का पुरस्कार है। इसी तरह से लाभ की दूसरी विशेषता है कि लाभ पहले से निश्चित इकरारनामे मतलब कॉन्ट्रैक्ट या संविदा पूर्व निर्धारण नहीं होता है। लाभ जो उत्पादन के अन्य साधन जैसे भूमि का जो लगान है वह पहले से निश्चित होता है, श्रमिक की मजदूरी निश्चित होती है। इसी तरह से पूंजीपति की जो ब्याज की दर है वह निश्चित होती है। इस तरह से लाभ पहले से निश्चित नहीं होता। और लाभ एक प्रकार की अवशिष्ट रेजिडुअल इनकम होती है, मतलब राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के अन्य चार साधनों को, भूमि को, श्रमिक को, पूंजीपति को पहले अनुबंध के अनुसार पुरस्कार दे दिया जाता है और अन्य साधनों को पुरस्कार चुकाने के बाद जो शेष बचता है साहसी को वही लाभ के रूप में प्राप्त होता है। और लाभ की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि लाभ ऋणात्मक या निगेटिव भी हो सकता है। हमने अभी देखा कि चूंकि उत्पादन के जो अन्य साधन होते हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उनका पुरस्कार पहले से संविदा के अनुसार तय होता है, इसलिए उनका पुरस्कार कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। परंतु साहसी का लाभ कुल आय में से कुल लागत को घटाने से प्राप्त होता है। तो यदि साहसी की लागत अधिक है और उस अनुरूप उसको बिक्री ना हो तो उसकी आय कम हो जाएगी और उसको हानि हो सकती है, या यह कहें कि उसका लाभ ऋणात्मक हो सकता है। अब लाभ को जानने के बाद आइए अब हम लाभ के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करें। तो सबसे पहला सिद्धांत है लाभ का जोखिम वहन का सिद्धांत, रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यह सिद्धांत प्रोफेसर हॉले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपना सिद्धांत सन 1907 में प्रतिपादित किया। उनके अनुसार लाभ साहसी द्वारा व्यवसाय में जोखिम उठाने और उत्तरदायित्व का पुरस्कार होता है। उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि साहसी उत्पादन के साधनों को एकत्रित करता है और उनके सहयोग से उत्पादन करता है। इसके अलावा उनका वह निर्देशन भी करता है, तो उसको इस कार्य के बदले में पुरस्कार मिलता है, उसे ही लाभ कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक
अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर नाइट हैं। और प्रोफेसर नाइट ने व्यवसाय में जोखिम दो प्रकार के होते हैं यह उन्होंने बताया। पहला, बीमा योग्य जोखिम, इंश्योरेबल रिस्क, जिसका हम पहले से जानकारी संभावना जान लेते हैं और उससे हम बीमा करा करके बच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आग लग जाए, चोरी हो जाए, मशीनों में टूट फूट हो जाए या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो इनका हम बीमा करा करके हम इस जोखिम से बच सकते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि जो जोखिम बीमा योग्य होता है उससे साहसी को लाभ नहीं मिलता। उनके अनुसार साहसी को लाभ बीमा अयोग्य जोखिम से, नॉन इंश्योरेबल रिस्क से प्राप्त होता है। तो बीमा अयोग्य जोखिम क्या है कि बीमा अयोग्य जोखिम वह जोखिम है जिसका एक साहसी बीमा नहीं करा सकता है, मतलब उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। और जैसे मांग में परिवर्तन हो जाए या व्यापार चक्र के कारण उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत अत्यंत कम हो जाए, बिक्री कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको लाभ कम मिलेगा और हो सकता है हानि भी हो जाए जिसका वह बीमा नहीं करा सकता है। तो इस तरह से बीमा अयोग्य जोखिम के बदले में ही साहसी को लाभ मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे लाभ का प्रायोगिक या डायनेमिक थ्योरी। इस सिद्धांत के भी प्रतिपादक अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार लाभ अर्थव्यवस्था में होने वाले प्रायोगिक परिवर्तनों के कारण होता है। उनके अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था या स्थैतिक अर्थव्यवस्था में कोई लाभ नहीं मिलता और उनके अनुसार लाभ क्या है? लाभ कीमत ऋण लागत, कीमत में से लागत को घटा देंगे तब हमको लाभ की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार समाज में ऐसे कौन से प्रायोगिक परिवर्तन हैं जो साहसी को लाभ प्रदान करते हैं? तो वो हैं, पहला जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा लोगों की रुचि एवं आदत में परिवर्तन, तीसरा लोगों की आवश्यकता में वृद्धि और चौथा तकनीकी में सुधार या परिवर्तन। इन प्रायोगिक परिवर्तनों से एक साहसी के लागत में कमी आती है और वह अच्छी क्वालिटी का वस्तु का उत्पादन करके बिक्री को बढ़ाकर अपने लाभ को बढ़ा सकता है। तो उनके अनुसार यह लाभ केवल प्रायोगिक समाज में ही या प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में संभव है, स्थैतिक अर्थव्यवस्था में संभव नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा सिद्धांत, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इस सिद्धांत के प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ ए शुम्पीटर हैं और उनके अनुसार लाभ कैसे मिलता है? तो लाभ साहसी द्वारा उत्पादन में नवप्रवर्तन या इनोवेशन करने का परिणाम होता है। अब आइए हम नवप्रवर्तन का अर्थ जानें कि उनके अनुसार नवप्रवर्तन का क्या अर्थ है। तो उनके अनुसार वे सभी आविष्कार या परिवर्तन जिसके फलस्वरूप उत्पादन लागत कम हो जाती है और वस्तु लागत कम होने के कारण उसकी बिक्री में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर लागत कम होने और बिक्री में वृद्धि होने के कारण साहसी के आय में वृद्धि होती है और उसको लाभ की प्राप्ति होती है। यही नवप्रवर्तन है। उनके अनुसार नवप्रवर्तन के 5 प्रकार हैं। उन्होंने नवप्रवर्तन लाने वाले 5 बातें बताई हैं। पहला है किसी नई वस्तु का उत्पादन, दूसरा उत्पादन की नई विधि का प्रयोग, वस्तु की किस्म या क्वालिटी में सुधार, कच्चे माल के नए स्रोत या नई बिक्री की पद्धति। इन सभी नवप्रवर्तन का परिणाम यह होता है कि उत्पादन की लागत में कमी आती है और वस्तु की क्वालिटी में सुधार होता है, जिसके कारण साहसी के बिक्री में वृद्धि होती है और उसके लाभ में वृद्धि होती है। नवप्रवर्तन के कारण लाभ कैसे उत्पन्न होता है इसको हम यहां पर समझ सकते हैं कि जब साहसी व्यवसाय में नवप्रवर्तन लागू करता है तो कम लागत में उत्पादन होता है और जब उत्पादन लागत कम होती है तो इससे उसके बिक्री में वृद्धि हो जाती है और बिक्री बढ़ने से उसके लाभ में वृद्धि होती है। यहां पर हमें एक बात और समझना है कि शुम्पीटर के अनुसार वैज्ञानिक एवं नवप्रवर्तक, साइंटिस्ट या इनोवेटर में अंतर होता है। तो उन्होंने वैज्ञानिक कौन है कहा है
तो वैज्ञानिक वह होता है जो किसी नई मशीन का आविष्कार करता है, किसी नई उत्पादन तकनीक का आविष्कार करता है या कोई नई वस्तु का आविष्कार करता है। और नवप्रवर्तक क्या होता है? नवप्रवर्तक जो वैज्ञानिक के द्वारा आविष्कार किया गया है, कोई भी मशीन हो या तकनीक हो या कोई नई वस्तु हो, उसका वह व्यवसाय में प्रयोग लाता है और जो आविष्कार है उसका व्यावसायिक प्रयोग करता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कि मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने रेडियो तरंग का आविष्कार किया और उस रेडियो तरंग का प्रयोग करके मार्कोनी ने, सुना होगा आप लोगों ने नाम, मार्कोनी ने रेडियो बनाया और उसका जो रेडियो वेव है उसका व्यावसायिक प्रयोग किया। इसी तरह से हम आधुनिक उदाहरण भी ले सकते हैं कि मार्टिन कूपर ने स्पेक्ट्रम का आविष्कार किया, मोबाइल सिग्नल जिसको आप लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और इस मोबाइल स्पेक्ट्रम या सिग्नल का व्यावसायिक प्रयोग करके अमेरिका की मोटोरोला कंपनी ने मोबाइल फोन का निर्माण किया और यह आज बहुत पॉपुलर है। मोबाइल हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। तो आप जानते हैं कि इस तरह से वैज्ञानिक किसी नई मशीन, नई तकनीक या किसी नई वस्तु का आविष्कार करता है और नवप्रवर्तक या इनोवेटर उस नवीन आविष्कार को व्यवसाय में प्रयोग करके उससे लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहसी व्यवसाय में नए नए आविष्कारों को प्रयोग में लाता है और इससे उसके लाभ में वृद्धि होती है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब नवप्रवर्तक किसी नवप्रवर्तन को लागू करता है व्यवसाय में, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला लाभ है वह अस्थायी, टेम्परेरी प्रकृति की होती है। क्योंकि जब शुरू में वह नवप्रवर्तन लागू करता है तो वह नया होता है, तो जिसके कारण उसकी जो उत्पादन की लागत है, उस साहसी की जो नवप्रवर्तन लागू करता है उसकी उत्पादन लागत अन्य साहसियों की तुलना में कम होती है और उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण उसकी बिक्री बढ़ती है और अन्य साहसियों की अपेक्षा उसको ज्यादा लाभ होता है। परंतु बाद में कुछ समय के बाद अन्य साहसी के द्वारा भी उस नवप्रवर्तन को अपना लिया जाता है, तो वह अब कोई नई बात नहीं रहती बल्कि वह एक सामान्य घटना हो जाती है, जिसके कारण जो साहसी है उसको कोई लाभ नहीं मिलता। उस नवप्रवर्तन को सभी अन्य साहसी अपना लेते हैं, इसलिए लाभ सभी में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है और जो पहले साहसी जिसने नवप्रवर्तन लागू किया था उसका जो लाभ है वह समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नवप्रवर्तन कुछ समय के बाद एक सामान्य बात हो जाती है और लाभ, जो अतिरिक्त लाभ मिल रहा था साहसी को, वह समाप्त हो जाता है, लाभ का लोप हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवप्रवर्तन से उत्पन्न होने वाला जो लाभ है उसकी प्रकृति अस्थायी होती है। इसी कारण साहसी को हमेशा नए नए आविष्कारों को व्यवसाय में प्रयोग में लाना पड़ता है। इसी का परिणाम है, हम देखते हैं कि जैसे कि मोबाइल फोन है वर्तमान में, तो उसमें नए नए फीचर्स ला करके अपनी बिक्री को बढ़ाने का प्रयास विभिन्न कंपनी करते हैं। यह नवप्रवर्तन को व्यवसाय में लाने का ही एक प्रकार से प्रयास है और अपने लाभ को अधिकतम करने का एक तरीका है। तो शुम्पीटर के द्वारा जो नवप्रवर्तन का सिद्धांत दिया गया है, इसकी आलोचना की गई है कि उन्होंने केवल नवप्रवर्तन पर ध्यान दिया और साहसी के अन्य कार्यों को सीमित कर दिया या उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे साहसी, हमने बताया परिभाषा बताते हुए कि साहसी उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है, उद्योगों का प्रबंध और निर्देशन करता है, यह उनका मतलब व्यवसाय में एक उत्तरदायित्वपूर्ण काम करता है, जिसके बदले में भी उसको पारिश्रमिक मिलता है, जिसको हम लाभ कहते हैं। इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब आइए हम लाभ का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लाभ के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार अन्य साधनों की कीमत साधनों की मांग और पूर्ति के द्वारा तय होती है, ठीक उसी तरह लाभ भी या साहसियों का पुरस्कार जिसको हम लाभ कहते हैं, वह भी साहसियों की मांग और साहसियों की
पूर्ति के साम्य से निर्धारित होता है। मतलब इस सिद्धांत के दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, एक है साहसी की मांग और दूसरा है साहसी की पूर्ति। आइए हम दोनों को विस्तृत रूप से जानेंगे कि साहसी का मांग का क्या अर्थ है। तो साहसी का मांग का अर्थ यह है कि उत्पादन हेतु साहसियों की मांग करना, और साहसियों की मांग उसकी एमआरपी यानी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन सीमांत आगम उत्पादकता पर डिपेंड करता है। और यदि साहसी की सीमांत आगम उत्पादकता अधिक है तब उसकी मांग अधिक होती है, और यदि साहसी की सीमांत उत्पादकता कम होती है तो उसकी मांग भी कम होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहसी की मांग प्रमुख रूप से उद्योग में उसकी सीमांत आगम उत्पादकता पर निर्भर है। जो अन्य तत्व साहसी की मांग को प्रभावित करते हैं वे है देश में औद्योगिक विकास का स्तर, उत्पादन का बड़े पैमाने का आकार होना, और उद्योग में जोखिम का अंश की कितना जोखिम है, ज्यादा है या कम है। तो यदि इन तीनों का स्तर अर्थव्यवस्था में अधिक है तो साहसियों की मांग अधिक होगी, अदरवाइज कम होगी। यदि हम साहसियों के मांग वक्र को हम निरूपण करें तो यहां पर यह बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा होती है। ये यहां पर हमने इसके लिए एक्स अक्ष में साहसियों की संख्या को प्रदर्शित किया है और OY अक्ष में साहसी के सीमांत आगम उत्पादकता को हमने प्रदर्शित किया है। इस साहसी की मांग रेखा को हमने कैसे प्राप्त किया, इसको हमको समझना होगा कि एक फर्म में हम साहसी की MRP ज्ञात नहीं कर सकते। एक फर्म में क्योंकि MRP ज्ञात करने के लिए साहसियों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सीमांत उत्पादकता का नियम ही है। एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो उत्पादन होता है वह सीमांत उत्पादकता कहलाता है। परंतु एक फर्म में चूंकि एक ही साहसी का प्रयोग होता है इसलिए उसकी संख्या को हम नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको साहसी की सीमांत उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि उद्योगों में फर्म की संख्या को देखना होगा। यदि फर्म की संख्या बढ़ेगी तब साहसियों की अधिक संख्या की आवश्यकता होगी, तब साहसियों की संख्या बढ़ेगी। और यदि फर्म का लाभ बढ़ेगा, फर्मों की संख्या बढ़ेगी तो फर्मों की संख्या बढ़ जाने के कारण जो बिक्री है या लाभ है वह विभिन्न फर्मों में बढ़ जाएगा, इसलिए फर्मों के लाभ में कमी हो जाएगी। तो इस तरह जब फर्म की संख्या बढ़ती है मतलब साहसियों की संख्या बढ़ती है तो लाभ कम हो जाती है। मतलब साहसी की संख्या बढ़ने पर साहसी की जो सीमांत आगम उत्पादकता है वह कम हो जाती है। इसी विशेषता के कारण जो साहसी का मांग वक्र है बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब साहसी की संख्या यहाँ पर OM है, OM साहसी की संख्या है, तो साहसी की सीमांत आगम उत्पादकता है OR। अब जब साहसी की संख्या में वृद्धि होती है और यह OM से है ना, OM से बढ़कर हो गया OM1, तो आप देख सकते हैं कि जो साहसी की सीमांत उत्पादकता OM पर जो पहले OR थी वह घटकर हो गया है यहाँ पर OR1, ये कम हो गया। मतलब यह हुआ कि साहसियों की संख्या बढ़ने पर उसकी सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है। इसीलिए जो DD सीमांत आगम उत्पादकता वक्र है, साहसी की जो मांग रेखा है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई रेखा होती है। अब आइए हम देखेंगे साहसी की पूर्ति रेखा। साहसी की पूर्ति रेखा, इसको हम ये देखेंगे कि लाभ की दर और साहसी की पूर्ति दोनों में सीधा संबंध होता है। यदि लाभ के दर में वृद्धि होती है तो साहसियों की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। तो इसी बात को इस डायग्राम में हमने दिखाया है। इसके लिए हमने OX अक्ष में साहसियों की पूर्ति को लिया है और वो Y अक्ष में लाभ की दर को लिया है। साहसियों की जो पूर्ति रेखा SS है यह ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा है, जो यह प्रदर्शित करती है कि जब लाभ की दर में वृद्धि होती है तब साहसियों की पूर्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि देख लीजिए, जब साहसियों की पूर्ति OM है, साहसियों की पूर्ति OM है,
तब लाभ की दर है ओ आर। ये डायग्राम में ओ आर लाभ की दर है। और जब साहसियों की पूर्ति बढ़कर ओ एम से ओ एम वन हो जाती है, पूर्ति बढ़ गई, देखिए ओ एम वन, तो लाभ की दर भी बढ़ जाती है। ओ आर से बढ़कर यह ओ आर वन हो गई, तो यहाँ लाभ भी बढ़कर ओ आर वन ये हो गई। मतलब लाभ की दर बढ़ने पर साहसियों की जो पूर्ति है वह बढ़ जाती है। तो इस तरह से साहसियों की पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं की ओर चढ़ती हुई रेखा होती है। अब आइए हम देखेंगे कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत लाभ का निर्धारण कैसे होता है। तो इसके लिए यहाँ पर डायग्राम में हमने समझाया है इसको कि दीर्घकाल में लाभ का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां साहसी की मांग रेखा, ये डीडी, और ये साहसी की पूर्ति रेखा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे उदाहरण में ये ई बिंदु पर है, ये ई साम्य बिंदु है, और यहां पर साहसियों की मांग है, मांग और पूर्ति है ओ एम के बराबर, और साहसी को लाभ मिलता है सामान्य लाभ, वह ओपी के बराबर है। मतलब संतुलन बिंदु ई पर जो साहसी की लाभ निश्चित होती है वह ओपी है, और मांग और पूर्ति की जो मात्रा है जहां पर आपस में बराबर है वह है ओ एम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दीर्घकाल में लाभ का निर्धारण कैसे होता है जहां पर साहसी की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्पकाल में साहसी को हानि भी हो सकती है और लाभ भी मिल सकता है, अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। मतलब सामान्य लाभ के अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इसको हमने इस डायग्राम में हमने समझाया है। इसके लिए ओ एक्स अक्ष में हमने साहसियों की संख्या को प्रदर्शित किया है, और ओ वाई अक्ष में साहसियों को मिलने वाले लाभ को हमने प्रदर्शित किया है। प्रारंभिक स्थिति ओ एम की है, जब है ना साहसियों की संख्या ओ एम है तो साहसियों को मिलने वाला लाभ ओपी है, लाभ ओपी। अब मान लीजिए साहसियों की संख्या ओ एम से घटकर ओ एम वन रह जाती है, कम हो गई ओ एम वन, ये देखिए। तो देखिए साहसियों के लाभ में वृद्धि हो गई, या ओपी से बढ़कर ओ पी वन हो गया। तो यहां पर लाभ बढ़कर ओपी वन हो गया, मतलब अब पी वन के बराबर अतिरिक्त लाभ, ये जो हमने यहां पर बताया है पी वन के बराबर अतिरिक्त लाभ साहसी को मिलता है। इसी तरह से जब साहसियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और यह बढ़कर ओ एम टू हो जाती है, तो हमने देखा है कि साहसियों की संख्या बढ़ने पर उसकी सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है, और इसलिए यहाँ पर साहसियों को हानि होने लगती है, और उसका जो लाभ है घटकर OP2 रह जाती है। पहले OP था, अब घटकर OP2 हो गया, मतलब यहाँ पर PP2 के बराबर यहाँ हानि साहसी को होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दीर्घकाल में साहसी को सदैव सामान्य लाभ प्राप्त होता है, और उसका लाभ वहां पर निश्चित होता है जहां पर उसकी मांग रेखा और पूर्ति रेखा दोनों आपस में बराबर होते हैं या स्पर्श करते हैं, काटते हैं। जबकि अल्पकाल में साहसियों को लाभ भी मिल सकता है, अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, या हानि भी हो सकती है। यही अल्पकाल में लाभ निर्धारण का सिद्धांत है। धन्यवाद।